तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 2 हफ्तों के लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म @UP बोर्ड वल्ला 19। गैप हुआ, लेकिन उसमें जो है चैनल सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो जब मिले तो आप लोगों को सूचित हो जाए कि वीडियो आ गई है। वीडियो को लाइक भी करें। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट भी करें। और जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह से यहाँ पे क्लास चलती है। यूपी बोर्ड के, खास करके यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए चलती है और आप लोग ढंग से पढ़ाई कर पाएँ, जो चीज़ें सही हैं आप तक पहुँच पाएँ, वो मेरा प्रयास रहता है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब वो चैप्टर हो चुका, वो जो एक कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक घटना है जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। वो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, समाप्त हो चुका है। और उसके आगे की एक और घटना जो आज हम लोग देखेंगे वो भी चुंबकीय क्षेत्र से ही रिलेटेड है, विद्युत धारा से ही संबंधित है, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और तुम्हारे किताब, तुम लोगों की किताब में अगर चित्राई किताब है तो उस किताब में चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 है ये। और चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र एक नया चैप्टर है ना। उसी के आगे हम कह सकते हैं पिछला चैप्टर था गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश, जब आवेश कोई गति करता है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वो हम लोग पढ़े। और ये है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे और पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा। पिछले अध्याय हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है और उसका मान ज्ञात किया था बायो-सेवर्ट ने। तो हम लोगों ने पढ़ा था बायो-सेवर्ट का नियम। इसके पास आप लोगों ने पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, इन दोनों नियमों की सहायता से हम लोगों ने गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी निकाला था, उसका परिमाण और दिशा भी ज्ञात किया था। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने दाएं हाथ के हथेली का नियम पढ़ा था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ा था। ठीक है ना। अब जो है इस चैप्टर में लोग क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान तो निकाल चुके हैं हम लोग इस चैप्टर में, इस वाले पुराने चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 7 था। लेकिन इस चैप्टर में लोग क्या पढ़ेंगे कि अब चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गतिमान जब आवेश होता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर बल कितना लगता है। मतलब थोड़ा सा घटना चेंज हो रही है। घटना क्या है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। खास करके हम लोग याद करेंगे कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है, बल पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, इस अध्याय में, है ना। तो हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की थी, एक बार रिवाइज फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये एक वायर है, एक चालक तार है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो हमें पता है कि इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर मान लीजिए ये बिंदु है तो इस बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किधर होगा, तो बायो-सेवर्ट का नियम सब लोग पता लगाए थे और दिशा निकाली थी। कैसे निकालते थे दिशा, बगुला वाला नियम लगाते थे, अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियों को उस दिशा में रखना है जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर हम इस तरह से गति करना था अपने अंगुलियों को। तो ये यहाँ पे रखा हमने धारा की दिशा में अपना अंगूठा, और ये है हमारे अंगुली जहाँ पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर घुमाएंगे तो ये चुंबकीय इधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है।
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। ठीक, अब ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम ले जाकर के एक आवेश को रख दिए। ठीक है, इस एक आवेश को, क्यू आवेश को रख दिए। तो क्या देखा गया कि जब इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जब इस चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को रखा गया तो इस आवेश पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता है। ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। आवेश कैसा था, स्थिर आवेश था, रख दिया गया था, गति नहीं था उसमें, स्थिर आवेश था जिस पर बल नहीं लग रहा है, कोई बल नहीं लगा। जैसे आवेश स्थिर था वैसे का वैसे यहाँ पर अभी भी स्थिर है, कोई इसमें मोशन नहीं हुआ, न तो उसके पोजीशन में कोई चेंज हुआ, मतलब इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है कि जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित किया गया, फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसके पास एक क्यू कूलाम का आवेश अब लाया नहीं गया, बल्कि एक क्यू कूलाम के आवेश को भी वेग से इसके पास ले जाया गया, भी वेग से, मतलब इसमें क्या है, मोशन है। अब ये आवेश कैसा है, गतिमान आवेश है। जब ये गतिमान आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जब ये गतिमान आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो देखा गया ये जो आवेश है उस आवेश की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये जो आवेश है इस आवेश का डायरेक्शन चेंज हो गया, या इधर होगा चाहे इधर होगा। ठीक है, तो अब ये जो आवेश है जिसको हम लोग क्या किए हैं, अब यहाँ पे स्थिर किए थे, लेकिन यहाँ पर आवेश को गति करा दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गति करा दिए हैं। तो देखा गया कि इसके डायरेक्शन में चेंज हो गया, दिशा में परिवर्तन हो गया। और हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के दिशा में, स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बल नहीं लगता। इसका मतलब कि इसकी दिशा में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, बल लग रहा है। ये जो है सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल बातें कर रहा हूँ, है ना। तो इस कंडीशन में जब आवेश स्थिर था तो उस पर कोई बल नहीं लगा, लेकिन जब आवेश गतिमान हुआ चुंबकीय क्षेत्र में, जब आवेश गति करना शुरू कर दिया, इसका कोई काम नहीं है, इस चालक तार का यहाँ पर कोई काम नहीं है। बस क्या काम था, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर दिया चालक तार। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो चालक तार हमने बनाया था उसका काम क्या है, केवल यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो अब आगे की कहानी हम पढ़ रहे हैं। ये जो कहानी है अब इसके आगे की है, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ रखे हैं, ये कहानी इसके आगे की है। क्या कहानी है भाई, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश को लाकर आवेश को स्थिर कर देते हैं तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, लेकिन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गतिमान करा देते हैं तो उस पर बल लगता है। जबकि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था। वैद्युत क्षेत्र में क्या था, वैद्युत क्षेत्र में भाई कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है उसमें आवेश को तुम स्थिर करो या गतिमान करो उस पर बल लगता है, दोनों परिस्थितियों में बल लगता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश को स्थिर करोगे तभी बल लगेगा, गतिमान करोगे तभी बल लगेगा। कितना बल लगता था, हम लोगों ने पढ़ा था Fa = Q। लेकिन यहाँ पर जो चुंबकीय, अब ये जो घटना है थोड़ी अलग है, ये वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम आवेश को स्थिर करेंगे तो कोई बल नहीं लग रहा है, जब आवेश गतिमान है तब बल लग रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, अंतर होता है ना। विद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर हो चाहे गतिमान हो, दोनों कंडीशन में बल लगता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश गतिमान होगा तभी बल लगेगा, स्थिर होने पर कोई बल नहीं लगता। ठीक है, तो ये अब इस बल को क्या कहते हैं, ये जो बल लग रहा है इस बल को कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यही चुंबकीय बल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे गतिमान अवस्था चुंबकीय क्षेत्र में कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है, उस पर फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो समझ में आया, घटना समझ में आई कि क्या है, क्या पढ़ना है हमें, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चैप्टर भी यही है और हेडिंग भी, हेडिंग कह सकते हो कि हेडिंग क्या बनाना है, चैप्टर बना लिए। हेडिंग देखो क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, ये हेडिंग है, पहली हेडिंग इस चैप्टर की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का कोई निगमन नहीं है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोगों को सीखना है। और वो फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंटल उस डेटा प्राप्त करके, एक्सपेरिमेंटल आंकड़े निकाल करके, तो ये फॉर्मूला दिया गया, इसका कोई निगमन नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत बल Fe बराबर QE, उसका कोई निगमन नहीं था, ऐसे ही चुंबकीय बल का भी कोई निगमन नहीं है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग फील करेंगे, महसूस करेंगे, उसको नोट करेंगे। ठीक है ना। तो माना Q कूलाम, माना Q कूलाम का एक आवेश, माना Q कूलाम का एक आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में, B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से थीटा कोण बनाते हुए, है ना, V वेग से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है ना। माना Q कूलाम का एक आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो उस पर कार्यरत, है ना, सारी बातें एक्सपेरिमेंट करके देखी गई कि उस पर बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और वो चुंबकीय बल कितना होता है, तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल, इसको दिखाते हैं Fm से। चुंबकीय बल Fm बराबर, बल्कि चुंबकीय बल वेक्टर Fm बराबर होता कितना है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। भाई चुंबकीय बल कैसी राशि है, सदिश राशि है ना, तो सदिश राशि है, तो इसके ऊपर क्या लगाया मैंने, वेक्टर का चिन्ह लगाया। और कितना होता है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, है ना। ये किस फॉर्म में है, ये है सदिश रूप में, ये जो बल है वो किस फॉर्म में है, सदिश रूप में है। ठीक है, तो Fm बराबर Q वेक्टर Q नहीं, Fm बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे क्या मिलेगा, अगर हमें अभी देखो कैसी Fm क्या है, सदिश राशि है ना। सदिश राशि दो चीजों से मिलकर बनी होती है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण निकाल लेते हैं, इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण कैसे दिखाते हैं, मॉड से। तो इसका परिमाण कितना होगा, परिमाण होगा Q, अब वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B तुम लोग पढ़े हो, दो सदिशों का सदिश गुणन, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, AB sin थीटा, वैसे ये क्या होगा, VB sin थीटा, तो QVB sin थीटा, Fm बराबर QVB sin थीटा, ये परिमाण है। ठीक है, अब दिशा कैसे निकालेंगे हम लोग, दिशा के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले परिमाण देख लो, इसका परिमाण कितना होगा, तो QVB sin थीटा, जहां थीटा देख लो क्या बोला है, थीटा कोण है ना, जहां थीटा क्या है, थीटा V तथा B के बीच का कोण है ना, बीच का कोण है। थीटा क्या है, V और B के बीच का कोण है। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होता है, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, या परिमाण निकालना है तो QVB sin थीटा। Q क्या है, आवेश, V क्या है उसका वेग, जिस वेग से वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, B है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान, थीटा है B और B के बीच का कोण। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे दिशा का। तो तुम लोगों ने जो है पढ़ाई है, दो सदिशों का सदिश गुणन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम दिशा कैसे निकालते थे, याद है, पेज का नियम। ठीक है ना, पेज का नियम था
एक दाएं हाथ के हथेली का भी नियम था, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और हम लोगों को नियम मिलेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 नियम पढ़ने हैं, ठीक है ना, 3 नियम पढ़ने हैं। तो दिशा ज्ञात करने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसमें दिशा निकालेंगे हम लोग अभी इसका, ठीक है। नोट कर लो ये सारे पॉइंट, इस तरह से लिख लो। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, ठीक है। अब एक पॉइंट है इसी में, है ना, इसी में एक पॉइंट है चुंबकीय बल की निर्भरता। चुंबकीय बल की निर्भरता मतलब चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। चुंबकीय बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, या चुंबकीय बल कब, ये इसको निर्भरता ना लिख के लिख लो, चुंबकीय बल का मान शून्य कब होता है। चुंबकीय बल का मान शून्य कब होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे ऑनलाइन क्लास के लिए, लाइव क्लास के लिए प्रयास करेंगे एक दिन, लाइव क्लास के लिए भी देखते हैं सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, प्रयास करेंगे एक दिन, ठीक है। टाइम शेड्यूल बताएंगे आप लोगों को, देखा जाएगा लाइव क्लास पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चुंबकीय बल का मान शून्य कब होता है। पहला भाई एफ एम बराबर क्या पढ़े हो, एफ एम बराबर हम लोग पढ़े हैं, परिमाण की बात करें तो क्यू बी बी साइन थीटा, ये पढ़ा है। तो एफ एम का मान शून्य कब कब है, ये पूछ रहा है कि एफ एम का मान शून्य कब है, शून्य कब कब है। पहली बात, जब आवेश क्यू का मान क्या हो जाए, जीरो। जब आवेश क्यू होगा ही नहीं तो बल किस पर लगेगा, जब आवेश क्यू होगा ही नहीं तो बल किस पर लगेगा, क्यू का मान जीरो, तब भी बल क्या होगा, जीरो। दूसरी बात है ना कि उसमें कोई वेग ना हो, उसमें कोई यदि वेग ना हो, बताया मैंने अभी कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को स्थिर कर दिए थे, जब उसमें कोई वेग नहीं था, उस पर कोई बल नहीं लग रहा था, जब भी का मान शून्य होगा तब भी चुंबकीय बल का मान शून्य होगा। थर्ड पॉइंट, जब बी का मान जीरो हो, है ना, जब बी का मान जीरो हो, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा ही नहीं तो उस पर बल, उसमें आवेश पर बल कहाँ से लगेगा, चुंबकीय बल कहाँ से लगेगा। चुंबकीय बल लगने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है। चुंबकीय बल किस में लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में लगेगा ना, तो चुंबकीय बल के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है। और फोर्थ है और लास्ट है कि अब जब थीटा का मान क्या हो जाए, अगर शून्य हो जाए या 180 हो जाए, जब थीटा का मान शून्य हो जाए या 180 हो जाए तब भी उस पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है ना भाई। थीटा का मान जब जीरो भरोगे तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, तभी लगने वाला बल शून्य हो जाएगा, और 180 भरोगे तब भी साइन 180 का मान जीरो, तभी लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज को समझ भी सकते हो कि जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, थीटा का जीरो 180 का कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि यह है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यह है चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया, एक आवेश को प्रवेश कराया, और प्रवेश कराया किसी कोण पर प्रवेश नहीं करा करके हमने उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करा दी। यह है चुंबकीय क्षेत्र, यह है आवेश का वेग, यह है चुंबकीय क्षेत्र, यह है आवेश का वेग। तो हमने आवेश को किसी कोण पर न प्रवेश करा के हमने उसकी दिशा में प्रवेश करा दिया, मतलब यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, थीटा किसके बीच का कोण था, थीटा भी और बी के बीच का कोण था, मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। जब कोई बल नहीं लगेगा तो आवेश जैसे गति कराया तुमने वैसे ही गति करता रहेगा। जैसे कि मान लो तुमने इसको 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका इसमें, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंक दिया, तो ये आवेश निरंतर लगातार 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है। इसमें कोई भी मोशन में चेंज नहीं होगा, कोई भी इसमें गति नहीं हो, न तो इस मतलब इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न कोई इसका त्वरण होगा। भाई वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा, उसी वेग से लगातार आवेश गति करता है, ये नहीं कि इसका वेग 0 हो जाएगा, है ना। थीटा का मान 0 डिग्री हुआ है तो बल का मान शून्य हुआ है। हमने इसको 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका था, वेग शून्य नहीं हो जाएगा, जादू नहीं होना है। ये वेग उसी वेग से क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा, निरंतर गति करता रहेगा, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
दूसरा कंडीशन है कि जब Q को क्या करें, ऐसे गति करा दें चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, यहाँ भी थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। भाई यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में है, थीटा का मान 0, और जब चुंबकीय के विपरीत कर दोगे उसका गति आवेश का, तो थीटा का मान कितना 180, तब भी लगने वाला बल शून्य होगा और आवेश उसी वेग से क्या करेगा, गति करता रहेगा। ठीक है ना। तो इस पर जो है क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है वाइवा में, या फिर क्वेश्चन भी एक नंबर का वन लाइनर क्वेश्चन बनता है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश, गतिमान आवेश पर कब बल नहीं लगता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर इन कंडीशन में बल नहीं लगता है, जब Q का मान शून्य हो, V का मान शून्य हो, V का मान शून्य, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली बात कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र दिशा में गतिमान होता है या उसकी भी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है ना। क्या बताया हमने कि दो कंडीशन याद रखना ये वाली, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो या उसके विपरीत दिशा में गतिमान हो, तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय बल का मान कितना होता है, तो हमने फार्मूला पढ़ लिया, कब शून्य होता है उसके लिए कंडीशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भाई चुंबकीय बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो हम उसका दिशा भी निकालना सीखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है। चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ध्यान से सीखो। ठीक है, हेडिंग बना देना, है ना। टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। ठीक है, तो उसका मैंने चुंबकीय बल पढ़ लिया, कब शून्य होता है वो पढ़ लिया, और अब पढ़ना है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। हेडिंग बनाएंगे चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना, है ना। तो जितना उसका मान फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करना। और चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करने का हमारे पास कुल 3 नियम है। पहला है पेंच का नियम, पहला है पेंच का नियम, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। और ये तुम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 11 में भी पढ़े हैं, 12 में भी कई बार पढ़ चुके हैं पेंच का नियम। जैसे मान लो फार्मूला क्या था, फार्मूला था Fm बराबर वेक्टर Fm बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। फॉर्मूले को देख करके लग रहा है ये क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणन। दो सदिशों का सदिश गुणन कैसी राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। मतलब इसका गुणा करने पर, इसका पूरा गुणा करने पर कौन सी राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि, और बल कैसी राशि, सदिश राशि प्राप्त हो रही है। इनका गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, बल, और कैसी राशि प्राप्त होगी, सदिश राशि, और बल कैसी राशि, सदिश राशि है। इसलिए हम लोग दिशा निकालेंगे, और दिशा क्या होगा इस बल का, इस बल का दिशा वही होगा जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का दिशा होगा। समझ में आया बच्चों, इस चुंबकीय बल की दिशा वही होगी जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की दिशा होगी, यानी दो सदिशों की सदिश गुणन की दिशा होगी। तो जब इस बल की दिशा वही है जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की दिशा है, तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की दिशा ज्ञात करने के लिए तुम लोग पेंच का नियम नहीं पढ़े हो कक्षा 11 में, पढ़ा है ना। तो वही लगा देंगे हम कि जैसे मान लो तुम लोगों ने कक्षा 11 में क्या नियम पढ़ा था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B वाला। अगर ये A है, ये B है, और इनके बीच का कोण थीटा है, तुम क्या कर रहे हो, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कर रहे हो। दिशा कैसे निकाला था, पेंच वाला, याद है पेंच। तो अपने हाथ में क्या लो, पेंच ले लो। पेंच ले करके इन दोनों के संपर्क बिंदु पर, संपर्क बिंदु जहां टेल से टेल मिले हैं, वहां पर हम इसको रख देंगे और A को B की तरफ लेके जाएंगे। क्या बोला है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B ना, तो A को B की तरफ लेके जाएंगे। तो A को B की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, पेचकस खुलेगा, मतलब दिशा किधर आएगी, बाहर की ओर आएगी। अगर यही तुम करते वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, तो कैसे दिशा निकालते, तब हम B को A की तरफ लेके जाते, तो किधर जा रहा है पेंच, अंदर की ओर, तो किधर लग, तो इसकी दिशा क्या होती है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A की अंदर की ओर होती। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल, इस तरह से हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की दिशा निकालना क्लास 11 में पढ़े हैं। सेम वही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि चुंबकीय बल की दिशा भी वही है जो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की है। तो जैसे मान लो कि ये है V, ये इसके बीच का कोण, ये है B, ठीक है। हमें निकालना है चुंबकीय बल की दिशा। तो
चुंबकीय बल दिशा क्या होगी, जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की होगी, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट दिशा निकालने के लिए हम क्या पढ़े, पेंच का नियम। तो क्या करेंगे, भी क्रॉस बी निकालना है तो अपने पेंच को यहाँ पर रखेंगे, भी को बी की तरफ लेके जाएंगे, बी क्रॉस बी बोला है तो भी को बी की तरफ लेके जाएंगे, किधर है, पेंच आ रहा है बाहर की ओर, तो यहाँ पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर आएगी, बाहर की ओर आएगी। ठीक है, इसके लिए बाहर की ओर आएगी। अब मान लो ऐसा कर देते हो कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है चुंबकीय बल की दिशा, तो भी क्या करेंगे, भी को बी की तरफ लेके जाएंगे, तो ये है बी, ये है बी, भी को बी की तरफ ले जाएंगे तो पेंच किधर जा रहा है, अंदर की ओर, तो लगने वाली बल दिशा किधर होगी, चुंबकीय बल दिशा अंदर की ओर, तो चुंबकीय बल की दिशा अंदर की ओर होगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये पहला जो नियम है बहुत ही आसान नियम है, क्लास 11th वाला पेंच का नियम। ठीक है ना। तो हमको सबसे आसान नियम यही लगता है, और इसके बाद जो आसान लगता है वो अंगुली हाथों वाला खेल, जो हम लोग पीछे से भी खेलते आ रहे हैं, हथेली वाला नियम, वो वाला नियम भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन एक जो है नियम और है इसमें, जिसको हमने दूसरा नाम दे रखा है बाएं हाथ की अंगुलियों का नियम। बाएं हाथ की अंगुलियों का नियम। ठीक है, इसको फ्लेमिंग ने दिया था, इसको जो है नाम में रख देते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की अंगुलियों का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये हम रख देते हैं इसका नाम। और वो नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का काम वही है, चुंबकीय बल के साथ ज्ञात करना, जैसे यहाँ पर ज्ञात किया वैसे वो भी करता है, लेकिन उसका तरीका अपना अलग है कहने का। ये क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ की, लिख लेना तुम लोग इसको, ये पूछता है इस तरह से आता है, ये भले ना आए लेकिन ये पूछता है। ठीक है, तो ये कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अपने बाएं हाथ की, दूसरे बाएं हाथ की नहीं लेना है तुम लोगों को, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक है ना। अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, किसे किसे कह रहा है, अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को। ठीक है, अपने 3 अंगुलियों को, 2 उंगलियां मुड़ी हुई होंगी इस तरह से, अपने 3 अंगुलियों को इस तरह से फैलाएं, परस्पर लंबवत हो। अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो। उसके आगे लिखना, यदि अंगूठा नहीं, यदि तर्जनी अंगुली, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा और ये है अंगूठा, यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, और मध्यमा अंगुली धन आवेश, और मध्यमा जो धनावेश के वेग की दिशा में हो, धनावेश के वेग की दिशा में, है ना, धनावेश के वेग की दिशा में, ऋणावेश नहीं, धनावेश, ध्यान रखना। ये नियम थोड़ा सा लगाना बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन उतना कठिन है नहीं है। अपने दाएं हाथ की, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, तीनों परस्पर लंबवत हों। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित कर रही हो और मध्यमा धनावेश के गति की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो, तो आवेश पर लगने वाले बल को अंगूठा प्रदर्शित करेगा। तो आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करेगा। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना तुम लोग। ठीक है, तो अंगूठा जो है क्या प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल Fm, ये चुंबकीय क्षेत्र, और धनावेश का वेग का दिशा। तुम लोग अगर बेसिक पढ़े हो विद्युत धारा का, तो धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा ऋणावेश के विपरीत होती है,
या धनावेश की दिशा में होती है, धारा की दिशा धनावेश की दिशा में होती है या फिर ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। तो हम क्या लिखें, धनावेश के वेग की दिशा में। तो धनावेश के वेग की दिशा में ही क्या होता है, धारा की दिशा होती है। इसलिए इसको तुम लोग जो मध्यमा है उसको शॉर्टकट में भी कह सकते हो, धनावेश के वेग की दिशा। क्योंकि धनावेश के वेग की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा होती है, इसलिए इसको आई भी कह सकते हो। ठीक है, तो आई या भी शॉर्टकट बनता है इसका FBI, है ना, FBI। तो आज से अपने अंगूठे पर इसी तुम लोग F लिखोगे, है ना, इस पर तुम लोग B लिखोगे, इस पर I लिखोगे। FBI जो कि अमेरिका की पुलिस है ना, उसका नाम FBI है। तो FBI और I या भी कई बात है, समझ में आया। लोग बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। FBI कहता है तो एक बच्चे कंफ्यूज है कि हमें भी मतलब क्या है। तो भी का मतलब क्या है, धनावेश के वेग की दिशा, या फिर I बात एक ही ना है, धनावेश की जो वेग की दिशा होती है वही किस दिशा होती है, धारा की दिशा होती है, इसलिए FBI। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की उंगलियों का नियम ये कहता है ये। ठीक है, FBI। तो इस पर जो है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेते हैं ध्यान से। चित्र बना सकते हो इस तरह से रफ। ठीक है, पहला है निकालना तुम लोग, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्रॉस मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। तो यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक आवेश जो है Q कूलाम का आवेश भी वेग से ऐसे प्रवेश कर रहा है। तो हमें निकालना है इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, चुंबकीय बल की दिशा निकालने के। तो वही काम करना है, अपनी उंगली को इस तरह से फैलाना है ना, 90 डिग्री इसका कोण होना चाहिए। तो ये किधर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर। ये होगी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ये किधर रखना है, धनावेश के वेग की दिशा में या धारा की दिशा में। भाई वहां धनावेश का वेग किधर, इधर है, क्यों धनावेश है ना कि माइनस चार्ज है, धनावेश है, इधर वेग। तो ये हो गया इधर, ये तो लगने वाला बल किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, FM, ऊपर की ओर होगी। सेकंड देखो, अब हम बाहर की ओर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और अब एक आवेश ले लेते हैं Q। ठीक, इधर गति कर रहा है, भी वेग से इधर गति कर रहा है। तो लगने वाले बल की दिशा निकालो तुम लोग अपने से, पहले वीडियो को पॉज करके अपने से निकालो, फिर मेरा आंसर मैच करना तुम लोग, सही निकला है कि नहीं निकला है। तो ऐसे करना है, ये किधर रखना है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। किधर है चुंबकीय क्षेत्र, इधर है, बाहर की ओर। किधर है, वेग की दिशा, धनावेश की वेग की दिशा हमारी तरफ है, लगने वाले बल से किधर होगी, ऊपर की ओर। यहाँ भी लगने वाले बल की दिशा किधर आ रही है, ऊपर की ओर। ठीक है, थर्ड देखो, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब एक आवेश है Q, ठीक है, आवेश Q ऐसे गति कर रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यह आवेश Q भी वेग से ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है तुम लोगों को। तो वीडियो को पॉज करके फिर से निकालो, देखो कैसे क्या किधर आ रहा है, फिर आंसर मैच करना। ठीक है, फिर आंसर मैच करना। देखो क्या है, ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वेग की दिशा मध्यमा दिखाएगी ऊपर की ओर। लगने वाले बल की दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर आएगी। तो लगने वाले बल की दिशा यहाँ किधर आएगी, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर मतलब क्रॉस, तो चुंबकीय बल दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर। चौथा, ठीक है, अब ले लो यह चुंबकीय क्षेत्र इधर। अब ले लेते हैं वेग, ले लो, चलो वेग ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं नीचे, वेग की दिशा, आवेश के वेग की दिशा। लगने वाले निकालना, लगने वाले बल की दिशा को किधर होगी। तो ये किधर दिखाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऐसे हो जाएगा। और वेग की दिशा किधर है, नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ, है ना। ये हो गया अंगूठा नीचे की वेग की दिशा में, तो ये नहीं, मध्यमा होगी नीचे वेग की दिशा में, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंदर की ओर। तो यहाँ भी चुंबकीय दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर ही आएगी, अंदर की ओर ही आएगी। ठीक है ना। तो अलग अलग कंडीशन में निकाल करके चुंबकीय बल के साथ हम लोग ज्ञात कर सकते हो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगुलियों के नियम से। ठीक है, ये भी ठीक नियम है, लेकिन यूज करते हैं हम लोग मैक्सिमम ना ये वाला हाथ, दाएं हाथ के हथेली का नियम तुम लोग सिखाएंगे अभी हम। एक और तुम लोग बताओ, ये है
चुंबकीय क्षेत्र दिशा और ये है आवेश के वेग की दिशा। निकालना है चुंबकीय बल की दिशा। ये है चुंबकीय क्षेत्र दिशा, ये है वेग की दिशा, निकालना है चुंबकीय बल की दिशा। तो अभी हमने बताया है कि जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में हो जाए तो लगने वाला बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये क्या होगा, लगने वाले बल का मान शून्य होगा। और बल बराबर अगर शून्य हो गया तो बल कैसी राशि, सदिश राशि है ना, और बल का मान शून्य हो गया। तुम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था शून्य सदिश, जीरो वेक्टर पढ़ा था, शून्य सदिश। और शून्य सदिश में पढ़ा तुम लोगों ने कि शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण तो शून्य होता है लेकिन दिशा अनिश्चित होती है। दिशा अनिश्चित मतलब कुछ भी हो सकती है। तो शून्य इसका दिशा, तो लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, बल का मान जीरो, दिशा किधर होगी, अनिश्चित होगी। ये मत कहना कि दिशा होगी नहीं, दिशा होगी लेकिन दिशा कैसी होगी, अनिश्चित होगी। ये बात ध्यान रखना इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो ये 5 कंडीशन है, लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक। तो अब हम लोग जो है एक और नियम पढ़ेंगे बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, और वो है तीसरा और लास्ट नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तीनों नियम लिख लेना तुम लोग। दाएं हाथ की हथेली का नियम है ना, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। सभी लोग अपना अपना हाथ निकाल लो इस तरह से, है ना, और हाथ निकाल करके पंडित जी के सामने जाकर दिखा देना, ठीक है। और पंडित जी के सामने जब जाकर दिखाओगे तो वो बताएंगे कि चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी, है ना। तो पंडित जी बताएंगे, हम बता रहे हैं तुम लोगों को किधर होगी दिशा चुंबकीय बल की। दाएं हाथ के हथेली का नियम, अपने हाथ को इस तरह फैलाना है ना, अपने दाएं हाथ को इस तरह से फैलाना है कि अंगूठा जो है अंगुली से क्या हो, लंबवत हो। अपने दाएं हाथ को इस तरह से फैलाना है कि अंगूठा अंगुली के लंबवत हो। अरे यार, ठीक है, इस तरफ फैलाना है अपने दाएं हाथ की हथेली को। अगर कोई किसी किसी के हाथ में 6 उंगली होती है तो 6 उंगली भी बना सकते हो तुम लोग इस तरह से, ठीक है ना। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है कि अपने दाएं हाथ को इस तरह से दाएं हाथ की हथेली को इस तरह फैलाना है कि अंगूठा उंगली से क्या हो, लंबवत हो, अंगूठा उंगली के लंबवत हो। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करें, यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है, तो है ना, और अंगूठा धनावेश के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे, धनावेश के वेग की दिशा, मतलब वही हो गई धारा की दिशा, ठीक है, चाहे वेग की दिशा का हो चाहे धारा की दिशा, धनावेश के वेग की दिशा। तो जो हमारा हथेली होगा, हथेली क्या है भाई, यही ना है हथेली, है ना, यही है हथेली। तो जो हथेली है वो हथेली की दिशा क्या करती है, चुंबकीय बल की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो लिखोगे नियम पूरा, क्या लिखोगे, अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा उंगलियों के क्या हो, लंबवत हो। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धनावेश के वेग की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली उस आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये हम लोग बताओगे, है ना। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र, वेग की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो तुम लोग। अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगुलियों के लंबवत हो। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धनावेश के वेग दिशा को प्रदर्शित करे या धारा दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली हथेली आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये नियम है और यही नियम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, यही नियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात किए थे ना, किसके नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब इसी चीज को हम लोग, इसी को चुंबकीय बल की दिशा को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, ये सही नियम है कि नहीं, ये वेरीफाई भी हो जाएगा, सीख भी लेंगे।
जो हमने 5 कंडीशन में चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की थी, तो वैसे ही हम लोग जो है थर्ड नियम के लिए चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करते हैं। दोनों वेरीफाई हो जाएंगे सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बेसिक चैप्टर है बिल्कुल ये, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, है ना। चुंबकीय बल की चुंबकीय बल का मान निकाल चुके हो, शून्य का वो निकाल चुके हो, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हम लोग आराम आराम सीखेंगे। जब ये पढ़ लेंगे, जब डेरिवेशन करना सीख चलेंगे, डेरिवेशन करने चलेंगे इसके आधार पर, तो टॉपिक को फास्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरीफाई करते हैं, चलो इसके नियम सहायता से। तो क्या करना है, ये रखना है चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और अंगूठा किधर है, धनावेश के वेग की दिशा में, तो लगने वाला बल किधर है, ऊपर की ओर। देख लो यहाँ ऊपर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था ना ऊपर, तो सही है, ऊपर आ रहा है। ये किधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। आवेश किधर गति कर रहा है, ऐसे, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, आवेश के धनावेश के वेग की दिशा, लगने वाला बल किधर, ऊपर आ रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ निकाल लो, किधर है चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में, किधर है चुंबकीय, ऐसे, है ना। और आवेश कैसे गति कर रहा है, ऊपर की ओर धनावेश गति कर रहा है, लगने वाला बल किधर होगा, अंदर की ओर। देखो किधर आया था, अंदर की ओर आया था। वेरीफाई हो रहा है बच्चों, सही है ना। ये देख लो, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गया क्या, उसका वेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया उसके वेग की दिशा, लगने वाला बल किधर होगा, अंदर की ओर। देखो चुंबकीय बल दिशा किधर आई है, अंदर की ओर आई है, तो 100% सही है, वेरीफाई हो रहा है। इसकी भी कर लो, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र, और इधर ही क्या है, वेग भी है, तो अंगूठा अंगूठा इससे हो जाएगा, इधर है, ये किधर दिखाता है, वेग की दिशा, तो वेग इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है, तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों जब समान हो गए तो बल नहीं लगेगा, बल शून्य होगा, और दिशा कैसी होगी इसकी, अनिश्चित होगी। यहाँ पर ध्यान रखना, चुंबकीय बल की दिशा शून्य नहीं होती है, या कह सकते हो कि वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, कि चुंबकीय बल की दिशा को हम नहीं ज्ञात कर सकते, कह सकते हो, या फिर कह दो कि बल की दिशा क्या होगी, अनिश्चित होगी, क्योंकि शून्य सदिश प्राप्त होता है ना, तो बल की दिशा अनिश्चित, क्योंकि शून्य सदिश का जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। तो ये जो है नियम था 3, हम लोगों ने पढ़ लिया, दाएं हाथ के हथेली का नियम, ठीक है। एक सवाल कर लेते हैं इस चुंबकीय बल पर, ठीक है, सवाल कर लेते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चैप्टर है, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। देखो एक सवाल करते हैं इस पर, 2 सवाल करेंगे एक्चुअली, दोनों टाइप बोर्ड में सवाल पूछता भी है। एक चालक तार है, इस चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, है ना, इससे 2 मीटर की दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर अनंत लंबाई का तार है, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ का तार है। यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर एक माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इस 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय बल का मान, क्यू का मान दिया है, और वेग दिया है कि जो आवेश है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। तो क्यू का मान दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलाम, मतलब 1×10⁻⁶। चुंबकीय बल का मान पूछा, इतना कुलाम आवेश, और वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला अभी हम बताए तुम लोगों को, F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। तो क्यू का मान दिया है, फी का मान दिया, लेकिन बी का मान नहीं दिया है ना, थीटा का मान दिया है। तो बी और थीटा का मान नहीं दिया है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दी हुई है, समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दी हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हम लोग पढ़े हुए हैं, एम्पीयर के परिपथीय नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से पढ़े हुए हैं।
तो हम लोगों ने एम्पियर के परिपथी नियम से अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। ठीक है, कितना आया था यहाँ पर μ/2 पाई I बाई आर आया था, है ना, μ/2 पाई I बाई आर आया था। ठीक है, तो R का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर, I का मान भी कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, और फार्मूला लगा देंगे तो B का मान निकाल लो पहले। यहाँ पर B का मान निकाल, दिशा कैसे निकालोगे, वो बगला वाला नियम लगा लेंगे। ये हो गया धारा का दिशा, मतलब धारा दिशा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है अंदर की ओर, तो लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आ रहा है। तो B का मान निकाल लो पहले, μ0/2 पाई I बाई आर। ठीक है, तो μ0/2 पाई कितना होता है μ0 का मान, नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, μ0 का मान ये होता है बटा कितना है 2 पाई। I का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर, R का मान कितना है 2 मीटर, तो B का मान निकाल लो, 2 पाई से कट जाएगा 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 इंटू 10 की पावर -7 का क्या आ गया, इतना टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। B का मान आ गया, किधर दिशा B का, नीचे के अंदर की ओर। तो थीटा भी चाहिए हमें, थीटा का मान कितना होगा, थीटा कोण होता है किसके बीच का, B और B के बीच का। तो किधर है B ऊपर की ओर, किधर है B अंदर की ओर, तो B ऊपर की ओर B अंदर की ओर, थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा ना। B ऐसे है B ऐसे, तो कितना कोण बनेगा इनके बीच का 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। तो Fm बराबर QVB साइन थीटा, है ना, मान निकाल लेना। Q का मान 1 माइक्रोकूलम 1×6, B का मान 10, B का मान 2 × 10⁻⁻7, साइन थीटा का मान साइन 90। ठीक है, तो 10⁻10 का 10 से गुणा करोगे 10⁻7 कितना हो जाएगा, 10⁻7 जो है 10⁻6 हो जाएगा, -6 -12 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, काम खत्म हो गया, भी 1 है, 2 बच रहा है, 2 × 10⁻12, बल का मतलब क्या होता है न्यूटन। तो चुंबकीय बल कितना क्या लगा, इतना न्यूटन लगा। दिशा पूछ के बता सकते हो दिशा किधर आएगी चुंबकीय बल की, तो किधर है कैसे निकाल लेना, हथेली के नियम से लगा देना। ये है चुंबकीय क्षेत्र इधर अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और ये रहा वेग का दिशा किधर लगेगा ऐसे, तो इधर बल लग रहा है। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओ। आवेश ऐसे गति कर रहा है, यूं गति कर रहा है, बल लग रहा है इधर अंदर की ओर, तो आवेश कैसे ऊपर जाएगा, नहीं, आवेश ऐसे जाएगा। ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को बेसिक समझाने के लिए फिगर बनाया था ना अभी, चुंबकीय बल के लिए अंदर की ओर जा रहा था, तो अंदर की ओर आवेश जाएगा। अगर धारा की डायरेक्शन चेंज कर दिए, सुन लो, अगर धारा का डायरेक्शन चेंज कर दिए इसमें, तब इधर हो सकता है। तो चुंबकीय बल से निकाल सकते हो दाएं अपने दाएं हाथ की हथेली के नियम से। तो पहला सवाल था, कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, एकदम हलवा सवाल था ये। चलो एक सवाल करते हैं। आवेश Q का मान दिया है 1 माइक्रोकूलम, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ठीक है, और वेक्टर B का मान दिया है 3I कैप माइनस 4J कैप। इतना दिया है ये टेस्ला, और ये दिया है B का इतना मीटर प्रति सेकंड है, और पूछा क्या है चुंबकीय बल का मान पूछा है, चुंबकीय बल का मान पूछा है, केवल परिमाण पूछ रहा है केवल, और कुछ नहीं पूछ रहा है। परिमाण नहीं, पूरा चुंबकीय बल पूछा है, वेक्टर Fm पूछा है। ठीक है, वेक्टर Fm पूछा हुआ है। Q का मान 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये हो गया आवेश Q का मान। तो Fm बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, Fm बराबर, तो Q का मान भर देंगे, तो Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B है ना। तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B कैसे करेंगे, अब तुम लोगों ने जो क्लास 11th में ही वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करना सिखाया है तुम लोगों को, कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो उस तरह से सारणी बना करके करते थे, याद है। तो वेक्टर B क्रॉस, पहले वेक्टर B का मान निकाल लो, तो ये करना आसान हो जाएगा, पहले इसी को कर लो, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B निकाल लो। वेक्टर B का मान दिया है 3I कैप माइनस 4J कैप क्रॉस 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, क्रॉस करना है
क्रॉस करने के कैसे करते थे, मॉड लगाते थे, यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर गुणांक को लिखते हैं, है ना, गुणांक को 3 यहाँ पे -4 के नहीं है ना, 0 लिख देंगे, 2 3 1, ठीक है। अब कैसे करते हैं, सारी सबको हल करना आना चाहिए, आता होगा, है ना, सब लोग जानते भी हैं। इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, तो क्या लिखते हैं आई कैप। जब आई कैप लिखते हैं तो ये छोड़ देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये छोड़ दोगे तो इस -4 गुणा -4, बीच चिन्ह किसका लगाना होता है, माइनस का, 3 गुणे 0 0। अब ये प्लस माइनस इसका चिन्ह तो माइनस जे कैप, ये अब जे लोगे तो ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, 3 का गुणा 1 में 3, माइनस चिन्ह लगाना है बीच में, 2 गुणे 0 0, प्लस के कैप लोगे, इसको छोड़ दो, इसका गुणा इसमें 3 3 लिखिए 9, चिन्ह किसका, माइनस का, 2 गुणे -8, 2 गुणे 4 -8, ये भी माइनस है, -8 माइनस क्या हो जाएगा, +8, ठीक है, तो +8 आ गया, -4 -0 -4 आई कैप, 3 -0 3 -3 जे कैप, और 9 8 17 +17 के कैप। इतना क्या मान आ गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया। बस इसका मान यहाँ भर दो, तो क्यू का मान 1 गुणे 10 घाते -6, भी का मान -4 आई कैप -3 जे कैप +17 के कैप, ठीक है। तो हल कर लोगे तो ये आएगा -4 आई कैप -3 जे कैप +17 के कैप गुणे 10 घाते -6, और हल का मात्रक न्यूटन। इतना आएगा वेक्टर एफ का मान, चुंबकीय बल का मान ये आएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे लग रहा है कि 9 क्लास अच्छे समझ में आई होगी। बेसिक क्लास था, चुंबकीय बल का जो बेसिक फॉर्मूला वो क्यू बी वी साइन थीटा, ये हमने जो है सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, सब कुछ जो उसमें बातें थी सारी बातें मैंने बता दी, सवाल भी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और तुम लोगों का जो मैथ का क्लास है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट हो जाएगी आज से ही सब लगभग, या कल से। तो पढ़ाई करते रहो, और अच्छा परसेंटेज लाने का प्रयास करना है हमें, अधिक से अधिक बोर्ड में परसेंटेज, उसके लिए मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, जितना हो सकता है उतना मेहनत करना है, और मोबाइल से दूर रहने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।